हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबके डाउट्स आ रहे थे बहुत सारे कि रिसर्च प्रपोज़ल को कैसे लिखा जाए, कैसे एक प्रॉपर वे में रिसर्च प्रपोज़ल का डिज़ाइन तैयार किया जाए। तो आज हम आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आज हम जानेंगे कि कैसे एक अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल तैयार किया जाता है, उसके एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं और एक राइटिंग प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि देखिए आप अगर अपने पीएचडी में प्रवेश लेने हेतु एक अगर रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट करते हैं, तो वो आपको दिखाता है, रिसर्च प्रपोज़ल यही होता है कि आप किस विषय पर शोध करने जा रहे हैं, उसका रेलेवेंस क्या है। तो इसलिए आपका रिसर्च प्रपोज़ल एक प्रॉपर वे में तैयार होना चाहिए। ये बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है आपके मार्क्स पर। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं रिसर्च प्रपोज़ल कैसे तैयार होता है और उसकी राइटिंग प्रोसेस क्या है। आज हम अपने इस वीडियो में एलिमेंट्स देखेंगे रिसर्च प्रपोज़ल के, और राइटिंग प्रपोज़ल के लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो रिसर्च प्रपोज़ल के एलिमेंट्स में सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको देखिए क्या लिखना है कि द इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स अ brief overview of the research topic, outlines the context and explains why the research is important। यानी कि आपको बताना है अपने इंट्रोडक्शन में कि आपका रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ अपने टॉपिक्स लिखने हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखने हैं, तो और समस्या को बताना है कि आपका ये कैसे रेलिवेंस है, इसकी रेलिवेंसी को बताना है, क्यों आवश्यकता है इसकी। ठीक है, और कि आपके इंट्रोडक्शन को देख के आपका कोई भी रीडर समझ जाए कि आपके स्टडी का पर्पस क्या है। तो आपको पर्पस ऑफ द स्टडी अपने इंट्रोडक्शन में डालना है और ये बताना है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों ये रिसर्च करना चाह रहे हैं। देखिए, जब कभी भी आप देने जाते हैं इंटरव्यू, तो आप सबसे पहले आपको एग्जामिनर यही पूछेगा कि आपका रिसर्च का पर्पस क्या है। तो पर्पस ऑफ द स्टडी मेन है, तो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के रीडर को या इंटरव्यूअर को समझ में आना चाहिए कि आपके स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू को हम हिंदी में साहित्य समीक्षा भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें बताना होता है, जैसे कि इसमें लिखा है द लिटरेचर रिव्यू सर्वेज एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन द टॉपिक, समराइजिंग मेजर फाइंडिंग्स एंड आइडेंटिफाइंग की डिबेट्स। तो इसके अंतर्गत हमें बताता है कि हमारे जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उस पे हमारी नॉलेज कितनी है। वो हमारे नॉलेज को देखते हैं, हमने कौन कौन सी, इसके अंतर्गत आपने कौन कौन से लिटरेचर पढ़ी है, कौन कौन से राइटर्स को पढ़ा है, तो उसके अंतर्गत आपको वो लिखने होते हैं। और ये वेरी इम्पॉर्टेंट होता है कि, और इसी से आपके नॉलेज को चेक किया जाता है। आप ऐसे ही नहीं कि कोई भी ऐसे ही टॉपिक उठा लिए और आप रिसर्च करने लगे। लिटरेचर रिव्यू दिखाता है कि आपके इस विषय पर गहरी समझ है। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू को बहुत ही अच्छे से लिखा जाता है। और इसके अंतर्गत जैसे कि आप लिखने जा रहे हैं तो कई राइटर्स को पैराग्राफ में लिखा जाता है। लिटरेचर रिव्यू को पैराग्राफ में लिखा जाता है कि आपने एक राइटर का नेम डाला, उसके अंतर्गत तो उनके आगे बता दिए कि हाँ, ये जैसे मान लीजिए कि सीबी गहना है, तो वो बता सकते हैं कि आप उन्होंने अपनी पुस्तक में ये चीज़ बताई है, क्या क्या बताया है। तो आप अपने रिसर्च से रिलेटेड उस पर बता सकते हैं कि वो ये लिटरेचर आपके रिसर्च में कैसे मदद करता है या आपके रिसर्च के लिए कौन सी जानकारी उपलब्ध कराता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद रिसर्च गैप आता है, और रिसर्च गैप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेन चीज़ आपको रिसर्च गैप है। जब आप कभी कोई मतलब कि आप एडमिशन लेने के लिए जब इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपसे सबसे पहले रिसर्च गैप पूछा जाता है कि रिसर्च गैप क्या होता है। तो ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, रिसर्च गैप दिखाता है, दिस सेक्शन आइडेंटिफाइज what is missing in the existing literature and how the proposed study will fill the gap। कि रिसर्च गैप क्या है, यानी कि शोध अंतराल इसको हिंदी में कहते हैं। ये बताता है कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उस विषय पर पहले कितनी रिसर्च हुई है, या पहले कितना रिसर्च हुआ है उसमें, वो कैसे
आपके रिसर्च और आज आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है, उस दोनों के बीच का गैप क्या है, ठीक है। यही गैप जो है हमारा रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और आपका ये जो रिसर्च गैप है वो आपका जो शोध है वो कैसे इसे फिल कर सकता है, ओके। और इसके साथ ही रिसर्च गैप होता क्या है, मिसिंग इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, यानी कि जो हमारा पहले का साहित्य है और अब के साहित्य है, इन दोनों के बीच में जितने भी शोध हुए हैं उन दोनों के बीच में क्या गैप रह गया है, और आपका रिसर्च उसी गैप को भरने के लिए है, ठीक है, उसी गैप को कम करने के लिए है। तो ये आपकी रेलिवेंसी भी बताता है और इम्पोर्टेंस भी बताता है रिसर्च गैप। तो रिसर्च गैप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपका रिसर्च प्रपोजल का, और ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। इसी से हमारा रिसर्च क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, अभी मैंने बताया कि रिसर्च क्वेश्चन, तो रिसर्च गैप से ही रिसर्च क्वेश्चन बनते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चंस गाइड द स्टडी बाय स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट फोकस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, दे प्रोवाइड डायरेक्शन एंड आर द फॉर्मुलेट बेस्ड ऑन द रिसर्च गैप एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो ये आपको बताते हैं रिसर्च, ये जो फॉर्मुलेट होता है रिसर्च गैप एंड जो ऑब्जेक्टिव्स है आपका, तो उसी से ये फॉर्मुलेट होते हैं रिसर्च क्वेश्चन, और ये बताते हैं कि आपका फोकस जो आप शोध करने जा रहे हैं उसमें आपका फोकस किन किन बातों पर रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने जाते हैं तो आपसे यही पूछा जाता है, रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च गैप, ठीक है। आपको दोनों ही बहुत ही ध्यान में रख करके जाना है, और रिसर्च क्वेश्चन तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना हो। रिसर्च क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी जो कि ट्रेडिशनली चला आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका रिसर्च क्वेश्चन न्यू होना चाहिए, जो कि उस रिसर्च गैप से हुआ है। और मतलब रिसर्च गैप को एक बार अच्छे से समझिए कि कोई भी आपका हो रहा है, आप किसी भी चीज़ पे जा रहे हैं रिसर्च करने, तो ये होना चाहिए कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, किस नज़रिए से आप उसे रिसर्च को करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, करंट में ही अगर आप टॉपिक लें तो रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ठीक है। और रूस यूक्रेन के युद्ध में सबसे आप देखेंगे तो एक अर्थव्यवस्था के दृष्टि से ही आपको टॉपिक मिल जाएगा, तेल वगैरह के लिए कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर रहने वाले प्रवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। तो ऐसे ये जो क्वेश्चन है ये आम है, मतलब कि जनरल क्वेश्चन है जो कि सबके माइंड में होता है। आपको ऐसा इस सब पे रिसर्च की जा चुकी है, आपको ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जिस पर रिसर्च ना हुई हो, ठीक है। तो आप ऐसे रिसर्च को ऐसे मतलब कि आप जितना लिटरेचर पढ़ेंगे उसमें से आप देखेंगे कि उसके बीच में ऐसी कौन सी बात है जो कि अब तक प्रकाश में नहीं आई है, आप उस दृष्टि से वो करना चाह रहे हैं, और यही आपका रिसर्च गैप होता है। इसी से आपको रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते हैं, और यही आपका मेन बेसिक होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी एलिमेंट से आपके रिसर्च प्रपोजल का। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च गैप पर रखेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइपोथेसिस। तो नेक्स्ट मोस्ट एलिमेंट होता है हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है, देखिए, हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट दैट प्रिडिक्ट्स एन एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है, हिंदी में इसे परिकल्पना भी कहा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि जब आप कभी भी अपना सबमिट करने जाएंगे रिसर्च प्रपोजल, तो सबसे पहले आपसे मतलब कि हाइपोथेसिस भी आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी। तो हाइपोथेसिस क्या है कि हाइपोथेसिस भविष्य के संभावित परिणाम होते हैं जिन्हें परिकल्पना कहते हैं। आप हिंदी मीडियम वाले परिकल्पना को कुछ और, जैसे कि अभी एक बच्चे ने दिखाया था रिसर्च प्रपोजल, तो वो परिकल्पना में कुछ और ही लिख रहा था, ठीक है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये बताते हैं कि भविष्य के परिणाम क्या हैं, दिस इज हाइपोथेसिस, कि
भविष्य के संभावित परिणाम को आप दर्शाते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो ये वर्ल्ड वॉर में बदल सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के आम नागरिक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है भारत में, भारत की आर्थिक नीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ प्रवासी भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ल्ड में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की जो जैसे आप बता सकते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं तो भारत की व्यापार नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत की घरेलू नीति क्या कहेगी, भारत में होने वाले इलेक्शंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको हाइपोथेसिस में लिखनी है। और हाइपोथेसिस में एक बात और ध्यान रखिएगा, हाइपोथेसिस को पैराग्राफ में नहीं लिखते हैं, ओके। ये आपको लिखने के एक मतलब आपका वे अच्छा होना चाहिए। हाइपोथेसिस को पॉइंट वाइज करके लिखा जाता है, ओके। पॉइंट वाइज कीजिएगा कि आपके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, आप क्या क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें आप बताएंगे कि आपका जो ये रिसर्च है, आपने ये रिसर्च किया और इस रिसर्च के माध्यम से आपको जो भी जानकारी इकट्ठा हुई है ये संभावित क्या परिणाम दे सकते हैं। हाइपोथेसिस ये नहीं है कि जो आपने बता दिया वही इन फ्यूचर होगा, ठीक है, ये नहीं है, संभावित नहीं है, ये तो सिर्फ संभावित है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वॉर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आर्थिक नीति पर प्रभाव पड़ेगा भी, नहीं पड़ेगा भी, ठीक है, ये सिर्फ संभावित है, ओके। हाइपोथेसिस आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो चलिए अब फिर इसे देखते हैं क्या है इसके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है। दिस सेक्शन आउटलाइंस व्हाट द रिसर्चर्स एम टू अचीव थ्रू द स्टडी। आप अपने अध्ययन के माध्यम से क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके अध्ययन का गोल क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है आपके अध्ययन का। तो ये चीज़ आपको बताना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, आप ये स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं। तो इसमें एक वाई का फैक्टर काम करता है, ठीक है, कि आप ये स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं, ये आप अपने रिसर्च में बताएंगे, ओके। कि हम ये स्टडी इसलिए करना चाह रहे हैं कि भारत में इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कर रहे हैं, या फिर इसके समकालीन देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, समकालीन राजनीतिज्ञों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे मतलब कई भी आप ऑब्जेक्टिव्स आपके अपने हो सकते हैं। तो आप अपने रिलेटेड टॉपिक से ऑब्जेक्टिव्स निकालिएगा। देखिए मेन बात ये है कि रिसर्च गैप, रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ये सब मिले जुले हैं। आपको थोड़ा सा भाषा का अंतर है, लेकिन आपको सब चीज़ रिसर्च गैप से ही निकालनी है। और लिटरेचर रिव्यू रिसर्च गैप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लिटरेचर रिव्यू, जब तक आप लिटरेचर को पढ़ेंगे नहीं, उसकी समीक्षा नहीं करेंगे, आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो जो भी आप विषय चुन रहे हैं उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए गहरी। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे कि बच्चे जो हैं बहुत ही सिंपल या जनरल टॉपिक ले लेते हैं, जैसे सबसे मोस्ट जनरल टॉपिक है जैसे गांधी जी। और भी टॉपिक हैं जैसे कि आप ले सकते हैं महिलाओं की समस्या, महिलाओं के लिए चुनौतियाँ, ये सब एक जनरल टॉपिक हो चुके हैं जिसमें बहुत सी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। तो आप अगर इसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए, सबसे अलग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर आप इंटरव्यूअर के पास जा रहे हैं तो वो सीधे सीधे यही पूछेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है आपका, ठीक है। तो आप वही पुराना ऑब्जेक्टिव सुनाएंगे तो वो तो बोलेंगे कि आपकी स्टडी रेलिवेंस नहीं है, इसकी कोई रेफरेंसेस नहीं है, तो बहुत ही मतलब कि उसका आउटकम्स ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आपकी रिसर्च का सब्जेक्ट बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए, और आपका जो ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका मैथोलॉजी ऑफ द स्टडी, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और देखिए मैथोलॉजी में आप बताते क्या हैं कि आप रिसर्च के लिए कैसे मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आपका रिसर्च डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होगा कि आपका हिस्टोरिकल होगा, ठीक है। तो आप मतलब कि ज़्यादातर में हम देखते हैं कि ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक मैथोलॉजी या पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो मैथोलॉजी कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल वीडियो बना देंगे। वैसे तो अगर आप
कहीं भी मेथोलॉजी की आप अगर कहीं भी इंटरव्यू में जा रहे हैं अपना प्रपोजल जमा करने, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बेसिक क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाते हैं कि मेथोलॉजी क्या है। तो मेथोलॉजी आपको बताना है आप किस मेथड के यूज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए। जैसे आप रूस यूक्रेन का ले रहे हैं तो आप उसके ऐतिहासिक संदर्भ को भी देखेंगे, ठीक है। और आप इसके वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक पद्धति का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप रिसर्च मेथड का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ रिसर्च मेथड में आप देखते हैं कि आपने डाटा कैसा यूज़ किया है। जैसे प्रिलिमिनरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। तो जो डाटा जिसे हम हिंदी में प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा कहते हैं। तो प्राथमिक डाटा जो होता है वो होता है जैसे कि सरकारी जो पत्र होते हैं, घोषणाएं होती हैं, संधि समझौते के जो पत्र होते हैं, वो सब जो है प्रिलिमिनरी डाटा में आता है, यानी कि प्राथमिक डाटा में आता है। जो द्वितीयक डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, उसके अंतर्गत हम जैसे बुक्स ले लेते हैं, आर्टिकल्स हो गए, हमारे जितने भी होते हैं लिटरेचर, वो सब हमारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत। ओके, तो आप इसके अंतर्गत बताते हैं कि आप किस प्रकार के संदर्भों का यूज़ करने वाले हैं और आपकी मेथड कैसी होगी, ये बताना है। आपको ये नहीं बताना है कि आप कैसे करेंगे, आपको ये बताना है कि आप किस पद्धति का यूज़ करेंगे और कैसे मटेरियल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। डाटा आपका कैसा होगा, ये सब बताना है। तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, आपको फालतू की बातें इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। ओके, जितना आपका सिंपल वे में अच्छे तरीके से होगा प्रपोजल आपका उतना ही अच्छा माना जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका टेंटेटिव चैप्टर्स। टेंटेटिव चैप्टर्स देखिए आपको इसके लिए टेंटेटिव चैप्टर्स होते क्या हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं आपके प्रस्तावित अध्ययन या संभावित जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो टेंटेटिव चैप्टर्स जैसे कि आप जो शोध करने जा रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ एक ही ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। आप शोध लिखेंगे, जो आप थीसिस लिखेंगे उसमें कई पॉइंट होंगे, आपके कई चैप्टर्स में आपके शोध रिसर्च आपकी डिवाइड होगी, तो वही रिसर्च आपको लिखना है। देखिए दो टेंटेटिव चैप्टर्स में तो 2 चैप्टर्स आपके क्लियर होते हैं। सबसे पहले इंट्रो क्लियर होता है, इंट्रोडक्शन, और सबसे लास्ट वाला जो होता है कंक्लूजन। तो आपके ये 2 चैप्टर क्लियर होते हैं। इसके बीच में आपको जितने समझ में आए आपके टॉपिक से संबंधित वो उतने आप ले सकते हैं, ठीक है। उतने चैप्टर्स आप रख सकते हैं और इस ज़्यादा मतलब कि आप ऐसा चैप्टर्स लीजिएगा कि आपके सारे टॉपिक्स पॉइंट वाइज क्लियर हो जाएं आपके सब्जेक्ट से संबंधित, ठीक है। तो और इसके बारे में आपको डिटेल्ड नहीं लिखना होता है, सिर्फ आपको आपकी चैप्टर्स की हेडिंग डालनी होती है, क्योंकि आपका रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सिर्फ उसका प्रपोजल सिनॉप्सिस बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको टेंटेटिव चैप्टर्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये हाँ टेंटेटिव चैप्टर्स में डिटेलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको टेंटेटिव चैप्टर्स डालने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पॉइंट वाइज उसके हेडिंग सिर्फ डालने हैं कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया तो वो सिर्फ इनफ है, इंट्रोडक्शन ही सिर्फ लिखिए, आप डाल के छोड़ दीजिए। लास्ट में कंक्लूजन डाले हैं तो छोड़ दीजिए। आप को बताना चाह रहे हैं कि इसके इतिहास में क्या हुआ, ऐतिहासिक वर्णन डाल रहे हैं तो वो सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आप उसके इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ उसके हेडिंग्स डालेंगे, क्योंकि अभी आपका रिसर्च तैयार नहीं हुआ है, आप सिर्फ उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। ओके, कि आप भविष्य में जो आपका रिसर्च होगा उसमें आप कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड करेंगे। ओके, चलिए लास्ट में कंक्लूज़न होता है, लेकिन इसमें हम एक बात और बताना चाहते हैं कि इन कंक्लूज़न के अलावा आप इसमें फ्रेमवर्क जैसे कि होता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, आप ये भी डाल सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये दिखाया जाता है कि आप कैसे अपने रिसर्च को कंप्लीट करेंगे, आपका फोकस किन किन बातों पर होगा, आप इसी को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में बताते हैं। तो आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी डाल सकते हैं, ठीक है। और डाला भी जाता है, जैसे कि हमारा फोकस होगा कि हम रूस यूक्रेन के देख रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आजकल यही जैसे कि चल रहे हैं न्यूज़ में, ईरान इज़राइल का वॉर चल रहा है, तो इस सब में करंट टॉपिक है, तो उसमें मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा रही हूँ कि रूस यूक्रेन का अगर चल रहा है तो आप उसमें बताएंगे कि हमारा इसके यूक्रेन के साथ हमारे भारत के संबंध कैसे थे, या रूस के साथ हमारे भारत के संबंध कैसे थे, अब कैसे हैं, वर्तमान में कैसे हैं, आगे क्या होंगे। तो ये सब आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जैसा भी आप चाहें, जैसे आपकी रिसर्च स्टडी हो, आप वैसा अपने माइंड से या अपनी समझ से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएंगे, ठीक है। अब आता है लास्ट में कंक्लूज़न। इसमें तो आपको पता ही है कि आपने क्या समस्या, आपके विषय
आपके विषय से क्या समस्याएँ निकलती हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसके बाद आप कैसे अध्ययन करेंगे और इसमें कुछ आपके पूरे जो रिसर्च प्रपोज़ल है उस सब्जेक्ट से संबंधित उसका कंक्लूज़न क्या निकलता है वो आप डालेंगे। साथ में अपने 2-4 सुझाव डाला जा सकता है, ठीक है? आपके रिसर्च कैसे इसमें वो मतलब कि आउटकम्स कैसा देगा, कैसे ये लाभकारी होगा, ये सब आप अपने कंक्लूज़न में डालेंगे और ज़्यादा लंबा कंक्लूज़न नहीं डालेंगे, ठीक है? कंक्लूज़न के बाद सबसे लास्ट में होता है रेफ़रेंसिंग। देखिए, सबसे लास्ट में आप रेफ़रेंसिंग लिखते हैं और यानी कि संदर्भ ग्रंथ सूची, और ये इम्पोर्टेंट होता है। रिसर्च में इसको तो लिखा ही जाता है और ये संदर्भ ग्रंथ सूची अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप जो है जैसे साहित्य चोरी का आरोप लगता है, तो ठीक है, तो आपको रेफरेंसिंग लिखनी है कि आपने जहाँ-जहाँ से अपना, आप कहीं अपने से तो लिख नहीं लेंगे पूरा मटेरियल, आपने जहाँ-जहाँ से पूरा मटेरियल कलेक्ट किया है आप उनका नाम डालेंगे। आप किसी आर्टिकल का नाम डाल सकते हैं, आप किसी मैगज़ीन का नाम डाल सकते हैं जहाँ से आप अपना निकालेंगे, आप न्यूज़ का नाम डाल सकते हैं, आप वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, बुक्स का नाम तो आप डाल ही सकते हैं ऑब्वियसली, और इन सब का वर्णन आप कर सकते हैं। अच्छा, रेफ़रेंसिंग में भी कई स्टाइल होती हैं, जैसे एपीए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, तो ये सब स्टाइल्स हैं और सबसे फ़ेमस है, मतलब कि सबसे प्रचलित है यही एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल में आपको रेफ़रेंसिंग लिखनी होती है और प्रॉपर वे में लिखनी होती है, और जैसे आप कोई वेबसाइट का नाम डाल रहे हैं तो आप पूरे वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे। जैसे कॉपी लिंक होता है ना, तो आप उसको पूरा डालेंगे, ताकि अगर बाय चांस अगर आप उस पे पीडीएफ फॉर्म में डालते हैं और आप उस पे क्लिक करें तो आप उस पे पहुँच जाएँ। आधा-अधूरा आपको एड्रेस नहीं डालना है, ठीक है? तो वेबसाइट का नाम पूरा, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, और एपीए स्टाइल में आपको बता दूँ कैसे लिखते हैं। जैसे कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यू आर घई, तो यू आर घई एक बुक का नाम है, तो आप इस तरह लिखेंगे, घई लिखेंगे, उसके बाद यू आर लिखेंगे, यानी कि आपको अपना सेकेंड नेम पहले डालना होता है, लास्ट नेम पहले डालना होता है। यू आर घई, यू आर बाद में डालेंगे, ठीक है? तो मुझे लगता है इतना आपके लिए इनफ है, और इस तरह एक प्रॉपर वे में रिसर्च प्रपोजल तैयार किया जाता है, ठीक है? इसके बाद जो राइटिंग प्रोसेस है, देखिए राइटिंग प्रोसेस के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? एलिमेंट्स मैंने बता दिए कि आप तब तक आप अपने सब्जेक्ट के लिए ये इतने एलिमेंट्स तैयार किए रहिएगा जितने मैंने बताए हैं, और ये एलिमेंट्स तैयार करके रखे रहिएगा, और फिर मैं राइटिंग प्रोसेस बताऊंगी, उसके बाद आप जो है एक प्रॉपर वे में अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कर पाएंगे। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।